हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, अगर मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, हेमा मालिनी, तारा निडुगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनकरेली, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले, जैसे कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका सरकार, एस.के. सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वर्धन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा अगर कथक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कथक नृत्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, यहाँ पे दमयंती जोशी कर लीजिएगा, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से। इसके अलावा अगर ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों में कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, सुजाता मिश्र, प्रिय वंदना मोहंती, इसके अलावा मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्राही, मायाधर राउत, रंजना डैनियल्स, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा अगर मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, झावेरी बहने, गंभीता देवी, सिंहजीत सिंह, थांबल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता, इन सभी का जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथकली नृत्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिव रामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण, इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथकली नृत्य से है। इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों में स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और राजा रेड्डी, वेमपति सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राजराज प्रथम ये जो आपके किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, राजराज प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके चोल वंश से संबंधित है। तो चोल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजराज प्रथम के शासन काल की बात कर ले तो देखिए, राजराज प्रथम का जो शासन काल रहा था ना ये आपका 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक जो है इनका जो है वो शासन काल रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शिवपाद शेखर की जो उपाधि है ना ये किसने धारण की थी। तो देखिए, शिवपाद शेखर की जो उपाधि है ना ये राजा प्रथम के द्वारा जो वो धारण जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित जो आपका राजा राजेश्वर मंदिर है ना, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी जो वो कहा जाता है, और इसका भी जो निर्माण है ना, ये आपके राजराज प्रथम के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा अगर चोल वंश की बात कर ले तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना है ना, ये आपका विजयालय के द्वारा जो वो करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना ये आपका 850 ईस्वी में हुआ था। और विजयालय का जो शासन काल है ना, ये आपके 850 से लेकर जो है 871 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि के उपज के लिए जो है किस प्रकार का भू राजस्व कर जो है वो लिया जाता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है आपके 4 प्रकार के कर जो है वो लिए जाते थे, यानी 4 प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते थे। और वो 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से थे, तो पहला आपका खर्च कर हो गया, सेकंड आपका जकात कर हो गया, थर्ड आपका खाम जिसे जो है खम्स कर जो है वो कहा जाता है, और फोर्थ जो है आपका जजिया कर हो गया। ये जो आपका दिल्ली सल्तनत में जो है 4 प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते थे, जिसमें भूमि के उपज के लिए जो है ये आपका खर्च कर जो है वो लिया जाता था। तो खर्च कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जकात कर था ना, ये आपके मुसलमानों से प्राप्त संपत्ति पर जो आपका कर लिया जाता था ना, वो आपका जकात कर जो है वो लिया जाता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में खानों पर, खजानों पर, इसके अलावा युद्ध में लूटे गए जो सामान पर जो कर लगाए जाते थे ना, उसे जो है खाम कर या फिर खम कर जो है वो कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में। इसके अलावा अगर जजिया कर की बात कर ले तो देखिए जजिया जो कर था ना, ये आपके गैर मुस्लिम विषयों पर जो वो लगाया जाता था, यानी आपके इस पे जो है मुसलमान पर कर नहीं लगाया जाता था। इसमें जो है विशेष कर हिंदुओं पर जो है वो कर लगाया जाता था, जिसमें महिलाओं और बच्चों को करों में जो है वो छूट भी जो है वो प्रदान जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर दिल्ली सल्तनत की बात कर ले तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था ना, ये इल्तुतमिश को जो है वो माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो आपका कार्यकाल रहा था, ये आपका 1206 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक रहा था, जिसमें 5 राजवंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन जो है वो किया था। और जिसमें पहले जो शासन किए थे वो मामलुक राजवंश ने किया था, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। और इनका जो शासन काल है ये 1206 से लेकर जो है 1290 तक रहा था। सेकंड आपके खिलजी वंश ने जो है शासन किया था, और इनका कार्यकाल जो है 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। थर्ड जो है वो तुगलक वंश ने किया था, जिनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद सैयद राजवंश आए थे, जो कि 1414 से लेकर जो है 1451 तक इनका जो है शासन काल रहा था। उसके बाद जो है वो लोधी राजवंश का शासन रहा था, जिनका कार्यकाल जो है 1451 से लेकर जो है 1526 तक रहा था। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो गया था। और किसने समाप्त किया था, तो ये बाबर के द्वारा जो है वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए जो है खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन जो है वो किया था। तो देखिए गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किया गया था। तो 1918 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत जो है वो लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रति वर्ष आपका भारत में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था। तो देखिए पहला जो सत्याग्रह था ना, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, ये आपका 1917 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो रहा था, यानी लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये किस यूटी का रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका अंडमान और निकोबार रहा था। अंडमान और निकोबार का जो आपका ये जो आपका जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे अधिक आपका जनसंख्या
घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका दिल्ली है। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना वो आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे जो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर ओवरऑल में पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका रहा था तो ये आपका दिल्ली का रहा था। वहीं अगर सिर्फ राज्य क्वेश्चन में दिया रहा है तो फिर आपका बिहार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ना ये महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? तो देखिए आरएसएस की जो स्थापना है ना ये आपके डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 27 सितंबर 1925 को जो है ये आपका नागपुर में जो है वो किया गया था। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जो है मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति आए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में पहले गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया था। और इस गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पे जो है ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो जो है वो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो आए थे। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देश पूछा गया था कि किस देश के राष्ट्रपति आए थे, तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 2023 के गणतंत्र दिवस की तो देखिए 2023 के गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। और इनका नाम क्या है मिस्र के राष्ट्रपति का? तो ये आपके अब्देल फतह अल सीसी आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अब तक जो है गणतंत्र दिवस पे सबसे अधिक बार जो है किस देश को जो है आमंत्रित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस के प्रतिनिधियों को जो है सबसे अधिक 5-5 बार जो है आमंत्रित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि शेख चिन्ना मौला ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए अगर शेख चिन्ना मौला की बात कर तो ये आपके नाद स्वरम वादक थे। तो नाद स्वरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शेख चिन्ना मौला को जो है न्यूयॉर्क के वासर कॉलेज द्वारा जो है नाद स्वर आचार्य की उपाधि भी जो है वो सम्मानित जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाद्वीप एंटार्क्टिका इसका क्षेत्रफल जो है वो पूछा गया था। तो देखिए एंटार्क्टिका की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका पांचवा विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना ये आपके 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो है आपके कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका एशिया महाद्वीप है। सेकंड आपका अफ्रीका महाद्वीप है। थर्ड आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। फोर्थ आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। फिफ्थ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। सिक्स्थ आपका यूरोप महाद्वीप है। और सेवेंथ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो आपके कुल 7 महाद्वीप हैं। तो ये तो आपके महाद्वीप हो गए। अगर महासागर की बात कर ले तो देखिए विश्व में जो आपके 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा जो महासागर है ना ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। सेकंड आपका अटलांटिक महासागर है। अगर क्रम की मैं बात कर लूं, सेकंड आपका अटलांटिक महासागर, थर्ड पे आपका हिंद महासागर है। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तीसरे पे जो आपका हिंद महासागर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है ना ये आपके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 40 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ले तो ये जो आपका संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि ये क्रम जो है 5 महासागर के, ये थोड़ा सा गलत जो है वो मिसप्रिंट टाइपिंग हो गया है। तो जिसको भी अगर 5 महासागर के क्रम याद है तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी भी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो पुस्तक है ना, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा वाई आई एम एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना, ये आपके भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि जो पुस्तक है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये जो आपके सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड बाय ये जो पुस्तक है ना, इंडिया डिवाइडेड ये जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया ये जो पुस्तक है ना, ये आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंचवर्षीय योजना का कौन सा संस्करण जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो देखिए अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका शासनकाल जो है यानी जो कार्यकाल रहा था ये 2012 से लेकर जो है 2017 तक रहा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका जो विकास दर हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो आपका 8% रखा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना, वो आपका तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास जो है वो हासिल करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू टूथपेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टूथपेस्ट के बारे में जो आपका गलत दिया गया है, जिसमें एक स्टेटमेंट ऑप्शन में आपका दिया गया था ए टूथपेस्ट इज एसिडिक इन नेचर। ये जो कथन था ना टूथपेस्ट के बारे में, वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि जो टूथपेस्ट आपका होता है ना, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी बेसिक और एल्कलीन नेचर का होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर टूथपेस्ट के पीएच मान की बात कर ले तो देखिए टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है ना, वो आपका 8 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेघालय का जो लोकप्रिय हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, एक तो आपका नोक्रेम उत्सव है, सेकंड आपका वांगला महोत्सव है। तो ऑप्शन में आपका वांगला महोत्सव दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वांगला महोत्सव है ना, ये मेघालय राज्य का जो है लोकप्रिय फसल उत्सव है। तो वांगला महोत्सव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नोक्रेम उत्सव की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका नोक्रेम उत्सव है ना, ये मेघालय में खासी जनजाति द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल त्योहार भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है, और ये जो आपका सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका वाघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो वाघोरा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है ये कितने सीटें जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2008 में परिसीमन आयोग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो है लोकसभा में 412 जो है वो सामान्य कैटेगरी के लिए जो है वो सीट है। वही अगर एससी की बात कर ले यानी अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें जो है वो आपका आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये आपका 47 सीटें जो है वो आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति का पूछा गया था, तो 84 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कादम्बरी ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है।
तो देखिए अगर कादम्बरी की बात कर ले तो ये जो आपका संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास था, जिसके लेखक जो है ये आपके बाणभट्ट थे, यानी बाणभट्ट के द्वारा जो ये कादम्बरी पुस्तक जो है वो लिखा गया था। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका हर्षचरित्र जो पुस्तक है ना, ये आपके बाणभट्ट के द्वारा ही जो वो लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कलहन पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, सॉरी राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये कलहन के द्वारा जो वो लिखा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए सूर्य कुमार यादव का जो संबंध है ना, ये आपके क्रिकेट से है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेनिस में कोर्ट की लंबाई जो है ये कितना होता है। तो देखिए टेनिस में कोर्ट की जो लंबाई है ना, ये आपका 78 फीट होता है। वहीं अगर मीटर में बात कर ले तो 23.77 मीटर होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका फीट में दिया गया होगा या फिर मीटर में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम जो वो उल्लेखित है। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये रुद्र दमन का जो उल्लेख है वो किया गया है, तो रुद्र दमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजाराम रेड्डी इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए राजाराम रेड्डी का जो संबंध है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए मूल अधिकार की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, और मूल अधिकार का हनन ये जो आपके संविधान के जो है अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 में आपका कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण ये जो करने वाली जो विधियां है ना, ये आपके अनुच्छेद 13 में जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है वो किए गए हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है वो प्रदान किए गया है, तो अनुच्छेद 163 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि अनुच्छेद 165 से पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इनके जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपका अनुच्छेद 165 के तहत जो है वो किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अगर गुफा की बात कर ले तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, इसके अलावा जोगीमारा गुफा, उदयगिरी गुफाएं, ये सभी जो गुफाएं हैं ना, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेक इन इंडिया से संबंधित आपका कौन सी योजना जो है वो समान है, यानी सिमिलर स्कीम रिलेटेड टू मेक इन इंडिया, यानी मेक इन इंडिया से संबंधित कौन सा आपका जो योजना है ना वो समान है। तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की अगर बात कर ले तो इसका जो शुरुआत है ना, ये आपका 25 सितंबर 2014 को जो है इसकी शुरुआत जो वो किया गया था, और इसकी जो शुरुआत है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इसे जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वो किया गया था। तो इससे सिमिलर जो आपका मेक इन इंडिया से ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, तो जो भी एग्जाम देकर आए हैं तो इसके चारों ऑप्शन जो है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर में जो है आपका सेल एडिटिंग का जो है आपका जो है शॉर्टकट की जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सेल एडिटिंग का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका F2 होता है, तो F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है ये आपका यूनिवर्सल हेल्प का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए यूनिवर्सल हेल्प का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका F1 होता है, तो F1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।